हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एम के जी एस रिसर्च सेंटर मस्ती यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश। आज मैं बताऊंगा दोस्तों, ज्योग्राफी का क्लास होगा। इसमें आपको हम समझाएंगे क्लास 6 का पहला चैप्टर जो मैंने नोट्स तैयार करके हम रखे हैं। ठीक है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। और देखिए, मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आपको बोर्ड में समझाऊंगा, लेकिन मैं जो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी, ये सब्जेक्ट जो हम समझाएंगे आपको कॉपी में, जो मेरा नोट्स बना हुआ है दोस्तों, इस नोट्स के माध्यम से आपको हम बताना चाहेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आपको सबसे पहले जानकारी आपको करना है क्या, 6 से लेकर 12 क्लास तक आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज मिलना चाहिए। बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी बढ़िया से दोस्तों, तो आप इंडिया के कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक आसानी से कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 6 से लेकर 12 तक की सभी सभी एनसीईआरटी बुकें आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पहला चैप्टर। ये साइंस का चैप्टर हम एक चैप्टर किए हैं, धीरे धीरे सब चैप्टर हम एक चैप्टर हम करके लेके पढ़ाएंगे। चलिए अभी टाइम को वेस्ट करते हुए आपको हम समझाने को सीधा जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 6 का है लेसन 1, सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी पाठ का नाम है दोस्तों। तो देखिए इसके बारे में आपको हम कैसे समझा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। हाँ दोस्तों, मेरे पास कुछ लैपटॉप का व्यवस्था नहीं है जो मैं आपको मतलब लाइन ऐसा छू छू के, मेरे को रेड जैसा लाइन नहीं आता है कि कंप्यूटर के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा ऐसा रेड लाइन में से खींच खींच के वीडियो बनाते हैं, तो वो तो नहीं मेरे पास सुविधा। तो हम अभी एक स्टैंड के सहारे मोबाइल को खड़ा किए हैं और फिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको ऐसे ही समझा रहे हैं। ये नोटबुक है मेरा, मतलब बनाया हुआ नोट्स है। ठीक है चलिए, आप पूर्ण चंद्रमा वाली रात को एक महीने में एक बार देख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, चंद्रमा का मतलब हुआ क्या कि हम लोग जो इंडिया वासी, हम लोग जो इंडिया में रहते हैं, तो हम लोग का सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है दोस्तों, कि हम लोग चंद्रमा पर, हम लोग का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है कि हम लोग सभी इंडिया वासी या फिर हिंदुस्तान वासी जितने भी लोग हैं, सभी हिंदुस्तानी, सबको ही क्या प्रभाव पड़ता है कि चंद्रमा पर, चंद्रमा के दिशा अनुसार या फिर चंद्रमा की अवस्था स्थिति के अनुसार हम लोग अपना त्यौहार को निर्धारित करते हैं या फिर त्यौहार को मनाते हैं दोस्तों। तो चलिए इस चंद्रमा वाले इसके बारे में समझते हैं क्या है। तो आप पूर्ण चंद्रमा वाली रात को एक महीने में एक बार देख सकते हैं, एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। तो पूर्णिमा का दिन जो चंद्रमा होती है गोलाकार गोले गोल दिखाई देती है। ठीक है, वो पूर्णिमा दिन होती है। ठीक है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, 15 दिन के बाद इसे आप नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। 15 दिन के बाद धीरे धीरे क्या होती है, चंद्रमा धीरे 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 अंधेरा हो जाती है, उसको अमावस्या बोलते हैं। अमावस्या में चंद्रमा नहीं दिखती है। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। अब दोस्तों खगोलीय पिंड क्या है, कि हम लोग जैसे देखते हैं पृथ्वी, रात में हम लोग सोते हैं, जैसे कि हम अगर ठंडा मौसम भी चल रहा है, तो ठंडा मौसम की बात हम नहीं कर रहे हैं हम मौसम कर रहे हैं, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि गर्मी के मौसम में हम लोग, जाहिर सी बात है आप लोग को गर्मी लगता होगा, ये सबका गर्मी गर्मी लगता है। तो आप लोग बाहर में, कोई आंगन में, कोई छत ऊपर में, कोई मतलब ऐसे मतलब खुला मैदान में नहीं, जैसे बोल सकते हैं छत ऊपर या फिर कोई खुला बरामदा में, वहाँ सोते हैं। और वहाँ से उनको ज़रूर है, या फिर हम निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं कि आसमान तो ज़रूर उसको दिखाई देगा। तो आसमान में जो भी कुछ दिखाई देता है, सूरज, तारे, जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा, कुछ भी दिखाई देता है आपको, ये सभी क्या है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। आसमान में चमकती क्या है, खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड का अर्थ ये होता है दोस्तों कि भीतर से खोखला है, भीतर में कुछ नहीं है, ऊपर वाला खोलिया, ऊपर वाला कवर है, अब भीतर में कुछ नहीं, इसको बोलते हैं खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं बड़े आकार के होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं। बड़े आकार के भी होते हैं और क्या होते हैं, गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। जो खगोलीय पिंड बड़े होते हैं और गर्म होते हैं, वो क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इनके पास क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ऊष्मा मतलब हीट एनर्जी रहता है, उसके पास गर्म हीट है, ऊष्मा है। और प्रकाश, प्रकाश का मतलब लाइट, दोस्तों जानते हैं प्रकाश का मतलब लाइट होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में मतलब होता है क्या, कि बहुत सारा बड़ी मात्रा उत्सर्जित करने का मतलब होता है एक प्रकार का दे देना या फिर रखना, नहीं अपने शरीर से भेज देना या फिर छोड़ देना। एग्जाम्पल देते हैं,
हम लोग कभी भी अपना शरीर में जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं उसके बाद हम लोग छोड़ते हैं, तो छोड़ना ही है, नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग मरेंगे नहीं, एकदम मरिए जाएंगे सीधा, तो हमको छोड़ना पड़ेगा। उसी तरह हम लोग का शरीर में भी कुछ कुछ गंदगी है, उसको भी हम लोग छोड़ते हैं, उसको भी एक प्रकार का उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन का मतलब ही होता है कि अपना कोई भी चीज़ को छोड़ देना या फिर उसको जाने देना, उसको जान निकालना ही पड़ेगा, तो वही बात है उत्सर्जित करना। ठीक है, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, इन खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी क्या है, सूर्य भी एक तारा है, क्या सूर्य भी एक तारा है। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात, हम क्या बता रहे हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात क्या बोल रहा है, इस बात को समझिए आप। इस बारे तो हम आपको बता दें खगोलीय पिंड क्या है। खगोलीय पिंड, कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं, खगोलीय पिंड गर्म एवं ऊष्मायुक्त होते हैं, और वो क्या होते हैं, उस काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को क्या तारा भी कहते हैं। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय, जब हम लोग आसमान की ओर देखते हैं, आप तारों के विभिन्न, ध्यान देंगे रात को देखिए कि रात में क्या है, कि रात में अब तारा जो अब देखिएगा तो कुछ आकृति बना रहेगा, जैसे कि यहाँ कुछ, यहाँ कुछ 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 बना रहता है आकृति, तारा के रिलेटेड कुछ बनाते रहा। छोटा बच्चा लोग बोलते होंगे कि देखिए 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 वहाँ पर आकाश में कैसे चंद्रमा तारा के द्वारा कुछ आकृतियाँ कैसे बनी हुई है। ठीक है ना, तो किधर गया, विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिए नक्षत्र मंडल क्या है दोस्तों, तो नक्षत्र मंडल उसे कहते हैं जो तारों के द्वारा बनाया गया आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के द्वारा बनाया गया आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। दोबारा रिपीट कर दिए, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अर्सा मेजर, अर्सा मेजर, अर्सा मेजर या बिग बियर, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो अर्सा मेजर, अर्सा मेजर और बिग बियर, अर्सा मेजर और बिग बियर ये दोनों क्या नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र का मंडल का मतलब होता है तारों के द्वारा बनाया गया कुछ आकृति है, उसे कहते हैं। ठीक है, हाँ इस प्रकार एक नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुत आसानी से पहचान में आने वाली नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाली क्या है, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल कोई भी बता सकता है कि कोई भी आकृति बनाया गया, कोई पैटर्न बनाया अपने से, तो उस पैटर्न को हम लोग बोल सकते हैं नक्षत्र मंडल। सप्तऋषि, सप्तऋषि क्या है, सप्तऋषि का मतलब होता है सप्त मैंने सात, और ऋषि मैंने संत, सप्त मैंने सात और ऋषि मैंने संत, यह 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि जो है दोस्तों, इसको बोल सकते हैं 7 तारों का समूह है। 7 तारों का समूह मतलब 7 तारों का समूह द्वारा बना गया है। ठीक है, सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर क्या है, नक्षत्र मंडल है, उसी का ये भाग है। प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन काल में मतलब पहले, आज से पहले 1000 साल पहले, 2000 साल पहले लोग जो मतलब यात्रा करते थे, यानी कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तो रात्रि में दिशा का जो निर्धारण करते थे वो किससे करते थे, तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी तारा क्या बताता है, उत्तर दिशा की ओर बताता है। तो जब भी उत्तर तारा उगती थी तो लोगों को पता चलता था ये उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उत्तरी तारा को ध्रुव तारा भी कहा जाता है। अच्छा, उत्तरी तारा को ध्रुव तारा ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह तारा उत्तर दिशा को इंगित करता है। यानी पहले प्राचीन के लोग क्या करते थे, उत्तर दिशा अगर उनको जाना होता था, उत्तर तारा जिधर होती थी उन लोगों को मालूम हो जाता था कि उधर दिशा इधर है, और उनको जाना होता दूसरी जगह, तो मतलब उत्तर इधर है, तो जाहिर सी बात है उसका नेक्स्ट होगा क्या, दक्षिण हो जाएगा। ध्रुव तारा की ओर कहा जाता था। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा जो होता है आसमान में हमेशा एक ही तरह होता है। क्या होता है, एक ही तरह होता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। कि जान सकते हैं नहीं, बिल्कुल जान सकते हैं। दोस्तों देखिए, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों की आपस में मिलाकर
एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारा की ओर इंगित करेगी। तो देखिए ये जो है ना एक प्रकार का प्रैक्टिकल जैसा है, और ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं, इसके लिए कुछ फिगर बना के आपको समझाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मेरा जहाँ तक उम्मीद है या फिर मेरा जहाँ पर सोच विचार है उतना तक मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट कीजिएगा। यदि सप्तऋषि, अभी बता दिए सप्तऋषि मतलब 7 ताराओं का समूह को सप्तऋषि कहते हैं। तो मंडल के संकेतों, सप्तऋषि का कोई मंडल बनाया, संकेतों तारों की आपस में मिलाकर एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाए, सीधा एक काल्पनिक रेखा खींचा जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारा की ओर इंगित करती है। कौन सा तारा करती है? ध्रुव तारा की ओर इंगित करती है। ध्रुव तारा क्या है दोस्तों? ध्रुव तारा हुआ है उत्तरी तारा, या फिर बोल सकते हैं हाँ ध्रुव तारा की ओर इंगित करती है। जब भी आपको समझा दिए, हाँ ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। चलिए ये पेज आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पेज आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में बिल्कुल आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए अब नेक्स्ट पेज में आए हैं। नेक्स्ट पेज में आपको हम समझाएंगे कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसा होती है जो जिनके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। पिंडों में प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। अभी फिलहाल सौरमंडल में कुल मिला के 8 ग्रह हैं, ठीक है। 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह हैं। सूरज जो है, सूरज ग्रह नहीं है, सौरमंडल का मुखिया है, ठीक है। तो सूरज क्या है? सौरमंडल का मुखिया है। और वो मुखिया का काम क्या करता है? मुखिया का मतलब बोलते हैं हेडमैन, या फिर सबसे वो सौरमंडल का सबसे हेड या फिर मुख्य व्यक्ति, या फिर मुख्य कोई भी व्यक्ति नहीं बोलते हैं उसको, और मतलब सौरमंडल का मुख्य सदस्य बोलेंगे, ठीक है। ताकि परिवार जब हम चर्चा कर रहे हैं तो वो भी एक सदस्य है, लेकिन वो मुख्य सदस्य है, ठीक है। सूरज, क्योंकि सूरज क्या करता है? बाकी 8 ग्रहों को प्रकाश देने में मदद करता है। दोस्तों लाइट चल गई तो अंधेरा हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको फिर समझाना चाहेंगे कि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं चंद्रमा कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का उपग्रह है। और ध्यान दीजिए पृथ्वी का कोई आपस अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है। पृथ्वी का नहीं होती, पृथ्वी का ग्रह है तो पृथ्वी का नहीं होते। पृथ्वी को ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूरज से मिलता है। सूरज क्या है? सूरज पृथ्वी का मुखिया है, या फिर बोल सकते हैं उस परिवार का हेड है। तो उन्हीं से बाकी सभी ग्रहों को प्रकाश और ऊष्मा मिलती है, ठीक है। और जो ये है चंद्रमा भी एक उपग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है किसका? पृथ्वी का, क्योंकि पृथ्वी पर परिक्रमा करती है। उसके बारे में समझाएंगे आपको डिटेल में। चलिए देखिए ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में क्या बोलते थे? प्लेनेटाई शब्द से कहा बना है। प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? जिसका अर्थ होता है परिभ्रमिक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं वो एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। अभी आपको बताया ना कि सूर्य जो पृथ्वी हम लोग रहते हैं पृथ्वी में, तो पृथ्वी में रहते हैं तो पृथ्वी टोटल या फिर बोल सकते हैं सभी ऊष्मा और प्रकाश जो ग्रहण करती है, किससे ग्रहण करती है? ना सूरज से ग्रहण करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी का सबसे ज़्यादा नज़दीक का तारा है कौन? सूरज से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन है? सूरज ही है। सूरज क्या है? सूरज एक तारा है। तो सबसे पृथ्वी का नज़दीक का तारा कौन है? ना सूरज ही है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर समझिए एक पॉइंट क्या है। यहाँ पर बता रहा है कि पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और हम लोग इतना दूर से
यहाँ पृथ्वी इतना दूर से अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत अधिक दूर से, जैसे चंद्रमा से देखने यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अगर मान ली चंद्रमा हम लोग रात को देखते हैं तो चंद्रमा बहुत कितना चमकती है दोस्तों, चमकती है कि नहीं, बिल्कुल चमकती है। तो हम लोग और चंद्रमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत काफ़ी डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी हम लोग देख पाते हैं चंद्रमा को चमकती हुई, उनका जो प्रकाश है उसको हम लोग आसानी से देख पा रहे हैं। लेकिन उनका प्रकाश जो है वो खुद का प्रकाश नहीं, वो किसी दूसरे का प्रकाश है, ठीक है, किसी दूसरे का प्रकाश है जिससे वो चमकती है। तो बिल्कुल ऐसा ही पृथ्वी भी चमकती होगी। अगर मान लीजिए हम लोग पृथ्वी में, तो हम लोग पृथ्वी से तो देख नहीं पाते हैं, बताइए हम अपने अपने अंदर खुद को, अपना अंदर का शरीर का कुछ अंग भाग देख पाएंगे, नहीं ना। तो देखिए जैसे कि अगर हम लोग पृथ्वी से बाहर चले जाते हैं दूसरे कोई ग्रह में, तो उस ग्रह से अगर हम पृथ्वी को देखेंगे तो बिल्कुल चंद्रमा की भांति दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए चंद्रमा से दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बुध ग्रह। अब चर्चा होगा ग्रह के बारे में। कुल ग्रह कितना है, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, यूरेनस ग्रह, नेपच्यून ग्रह, ठीक है। इस ग्रह बारे में चर्चा करेंगे। बुध ग्रह क्या है, परिक्रमण, इसका परिक्रमण कितना लेता है, 88 दिन। इसका घूर्णन 59 डेज, मतलब 59 दिन घूर्णन। अब आपको हम समझाते हैं परिक्रमण क्या होता है। परिक्रमण उसे कहते हैं जो सूरज के चारों ओर घूमता है, उसे परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन जो अपने स्तर पर एक चक्कर लगाता है उसे घूर्णन कहते हैं। जो अपने स्तर पर घूमता है उसे घूर्णन कहते हैं। मेरा उंगली दिखाई दे रहा है आपको, ये उंगली है, ये उंगली को हम ऐसे घुमा दे रहे हैं, तो ये अपने अक्ष पे घूम रहा है, इसको घूर्णन कहते हैं। लेकिन ये तो घूम रहा है मेरा उंगली, लेकिन इसके साथ साथ अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे दौड़ा देंगे, ऐसे दौड़ा देंगे, तो ये भी घूम रहा है, साथ साथ ये जगह यहाँ से लेके वहाँ तक चल गया, यहाँ से लेके वहाँ तक चल गया, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से लेके वहाँ तक गया, ये परिक्रमण हुआ। लेकिन इसके साथ ही मेरा उंगली भी घूम गया, तो इसको घूर्णन बोलेंगे। और साथ साथ ये अपना दूरी भी तय कर दिया, इसको घूर्णन बोलेंगे, परिक्रमण बोलेंगे। तो घूर्णन में ही होता है परिक्रमण, दोनों हो जाता है। अच्छा आप जानते हैं साइकिल का जो टायर है दोस्तों, तो साइकिल का टायर जो है एक जगह से दूसरे जगह, मतलब अपने अक्ष में भी घूमता है और एक जगह से दूसरे जगह भी जाता है। तो एक जगह से दूसरे जगह गया, वो जो दूरी तय किया उसको परिक्रमण गति कहेंगे, और जो अपने अक्ष में घूमता है उसको घूर्णन कहेंगे, ठीक है। तो देखिए परिक्रमण और घूर्णन आपको समझ में आ गया। बुध ग्रह जो है 88 दिन लेता है परिक्रमण में और 59 दिन लेता है अपना घूर्णन में। शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह लेता है 255 दिन लेता है, 255 दिन लेता है और घूर्णन करता है 243 दिन में। पृथ्वी ग्रह कितना दिन में करता है, 365। पृथ्वी जो हम लोग रहते हैं तो 365 दिन लेता है ये परिक्रमण करने में। सूरज का परिक्रमण 365 मतलब 1 साल। और घूर्णन करता है 1 दिन, हाँ घूर्णन क्या करता है 1 दिन में, ठीक है। और एक उपग्रह है, एक उपग्रह किसका, पृथ्वी का, चंद्रमा है, ठीक है। एक दिन ठीक है, एक दिन में पूरा मतलब घूर्णन करता है 1 दिन, इसलिए सुबह शाम होता है, सॉरी रात दिन होता है। मंगल में क्या होता है, 687 दिन लेता है सूरज का परिक्रमण करने में। मंगल ग्रह में क्या लेता है, 687 दिन। अगर मंगल ग्रह में कोई व्यक्ति रहेगा तो 687 दिन का साल होगा। इसलिए दोस्तों अब इसका जो है एक दिन मतलब इसका घूर्णन जो है 1 दिन है और 2 उपग्रह है। बृहस्पति जो है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। ये लेता है 11 साल 11 महीने, 11 साल 11 महीने लेते हैं, मतलब पूरा सूरज का एक चक्कर लगाने में एक समान ये ले लेती है। देखिए इसका जो मतलब घूर्णन है, ये घूर्णन कितना समय लेती है, ये घूर्णन का मतलब अपने स्तर 9 घंटे 56 मिनट, 9 घंटे 56 मिनट लेती है अपना घूर्णन। देखिए दोस्तों अच्छा उपग्रह की संख्या तो लगभग 53 का है, किसका, बृहस्पति का। शनि क्या है, 29 साल 5 महीना, 29 साल 5 महीना ले लेगी, शनि ग्रह ले लेगी, किसका, सूरज के एक चक्कर लगाने में 29 साल 5 महीना। और ये अपने अक्ष पर कितना घंटा घूमेगी, 10 घंटे 40 मिनट में, 10 घंटे 40 मिनट में अपने अक्ष में घूम जाएगी। अच्छा शनि क्या है, 29 साल 5 मिनट, तो बता दिए। यूरेनस क्या है दोस्तों, 84 साल लेगी, ये 84 साल लेगी और इसका 17 अपना घूर्णन करती 17 घंटा 14 मिनट, 17 घंटा 14 मिनट। देखिए इसका उपग्रह 53 का है, उपग्रह की संख्या कितना है, 53, किसका है, शनि का। अच्छा इसका उपग्रह की संख्या लगभग 27 है, किसका, यूरेनस का। अच्छा नेपच्यून का कितना है, नेपच्यून का है 164 साल, 164 साल। इसका अपना घूर्णन क्या है, 16 घंटे 7 मिनट, 16 घंटे 7 मिनट। दोस्तों आगे देखिए सूर्य 8 ग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड। देखिए सूर्य आप जानते हैं, 8 ग्रह के बारे में जानते हैं, कुछ खगोलीय पिंड अभी हम चर्चा किए। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों, मतलब वैज्ञानिकों के अनुसार लाखों साल पहले
जब ग्रह ग्रह आपस में टकरा गए थे तो टकराने के बाद कुछ कुछ खंड में विभाजित हो गया था। उस खंड को ही क्षुद्र ग्रह नाम दिया है वैज्ञानिकों ने। दोस्तों ये जो क्षुद्र ग्रह है कोई अलग से नहीं आया है पृथ्वी में, ग्रह का ही कुछ अंश है, ग्रह का ही कुछ भाग है, जिसे वैज्ञानिकों के द्वारा उसे क्षुद्र ग्रह नाम दिया गया है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह। एवं उल्कापिंड, उल्कापिंड क्या है दोस्तों? उल्कापिंड भी एक प्रकार का पृथ्वी का ही एक पिंड है। सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ये सभी क्या सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल का निर्माण करने में किनका किनका सपोर्ट होता है दोस्तों? सूर्य, 8 ग्रह होता है, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सभी से एक सौरमंडल का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूरज होता है। जो हम पहले बता चुके हैं कि सूर्य क्या होता है, सौरमंडल का मुखिया होता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। इसे इंग्लिश में सोलर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, सौर शब्द का अर्थ होता है क्या? सूर्य से संबंधित, इसीलिए इसे सूरज के परिवार को सौर परिवार या फिर सौर मंडल कहा जाता है। दोस्तों ये पेज खत्म हो गया। नेक्स्ट पेज आपको हम बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग, चंद्रमा जो है पृथ्वी से लगभग कितना दूरी है दोस्तों? चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। चंद्रमा कितना दूर है पृथ्वी से? देखिए, अगर पृथ्वी यहाँ है तो चंद्रमा यहाँ, तो बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 3,84,400, 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। यदि से नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति लगभग, प्रकाश की गति लगभग कितना है? देखिए 3 लाख है। 3 लाख गिन लीजिए, इकाई, दहा, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में, ध्यान दीजिए दोस्तों कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर उसका रफ्तार है। किसका? प्रकाश का, प्रकाश का रफ्तार है। अब देखिए नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे। ध्यान देना कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो किसका अभी चर्चा की? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग क्या पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो चंद्रमा पर पहला अपना कदम रखे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग, चंद्रमा जो है, चंद्रमा क्या दोस्तों? पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी का क्या है? एक उपग्रह। अच्छा, उपग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? उपग्रह उसे कहते हैं जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, सॉरी, जो ग्रह का चक्कर लगाता है, जो ग्रह का परिक्रमा करता है, उसे दोस्तों उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उपग्रह कहते हैं। लेकिन जो सूरज का जो परिक्रमा करेगा उसे उपग्रह नहीं, उसे ग्रह कहते हैं। जो ग्रह का परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। ध्यान दीजिए, चंद्रमा जो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करती है। 27 दिन लगता है दोस्तों, 27 दिन लग जाता है किसको? चंद्रमा को। किसका परिक्रमण करने के लिए? पृथ्वी का परिक्रमण करने के लिए। पृथ्वी कौन है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ग्रह है। तो उन्हीं का परिक्रमण करने के लिए चंद्रमा को 27 दिन तक समय लग जाता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर चक्कर भी पूरा करती है। तो बताइए, लगभग इतना ही समय अपने अक्ष पर भी घूमती है, अपने अक्ष पर भी इतना घूम जाती है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखी है? तो दोस्तों हम लोग जब रात में सोते हैं ना, तो उस समय ये सोते हैं, तो मान लीजिए जैसे हम लोग छत ऊपर में सोए हैं या फिर आंगन में सोए हैं, उस समय हम लोग डायरेक्ट, हम लोग का जो नज़र है या फिर हम लोग नज़र सीधा जाती है आसमान की ओर। तो आसमान की ओर जो जाती है उस समय हम लोग केवल और केवल देख पाते हैं कि केवल तारे ही तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं। तो उस तारे के बीच में हम लोगों को कुछ नदी की भांति हम लोगों को दिखाई देता है, एकदम सफ़ेद पट्टी की तरह। नहीं दिया है तो गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सफ़ेद पट्टी की तरह दिखाई देते हैं, नदी की भांति। आप जानते हैं दोस्तों नदी इस तरह होती है, तो नदी की भांति जो तारों का समूह दिखाई देता है, जो उसी पट्टी की तरह की चमकदार रास्ते दिखाई देती है, यह लाखों तारों का समूह है। जो नदी की भांति जो तारों का समूह दिखाई देता है, वो लाखों तारों का समूह होता है दोस्तों। तो लाखों तारों का समूह होती है। यह पट्टी आकाशगंगा या फिर मिल्की भी कहा जाता है।
ये आकाशगंगा, इंग्लिश में उसको मिल्की भी कहते हैं। आकाशगंगा या फिर मिल्की भी कहा जाता है। हमारा सौरमंडल हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल है जो दोस्तों, हम लोग का जो सौरमंडल है, तो ये सौरमंडल क्या है, इसी आकाशगंगा का एक भाग है, मिल्की वे का ही एक भाग है। दोस्तों आकाशगंगा जो है केवल एक नहीं, बहुत सारा आकाशगंगाएं हैं। तो आकाशगंगाएं इस तरह कितनी आकाशगंगाएं मिलकर आपस में पूरा किसका चर्चा बनाई है दोस्तों, पूरा वर्ल्ड बनाई है, जिसे बोल सकते हैं पूरा संसार है। इस तरह हजारों करोड़ों लाखों आकाशगंगाएं मिल के क्या बना है, पूरा विश्व बना है, पूरा वर्ल्ड बना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, मिल्की वे इस आकाशगंगा का भाग, सौरमंडल का एक भाग है, ठीक है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई। अब प्राचीन काल में पहले लोग जो थे, पहले लोग जो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना, पहले के लोग उतने बुद्धिमान नहीं थे, दिमाग नहीं था, अभी तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतना लोगों का विकसित दिमाग नहीं था, लोगों का उतना सोच विचार नहीं था, जिस वजह से लोग उतना एक्टिव नहीं थे। लेकिन उस समय क्या थे, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। तो आकाश में लगता था लोगों को कि जो आकाश में तारों का जो समूह लंबा जैसा दिया है, लोगों को लगता था कि ये नदी है। तो उसको नदी की भांति या फिर नदी के जैसा कल्पना करके लोग बोलते थे कि इसे क्या बोलते थे, आकाश कल्पना में प्रकाश की एक बहती एक नदी है से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। आकाशगंगा उसका नाम जो पड़ गया दोस्तों, उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि प्राचीन काल में लोग जो लाइन आ गई दोस्तों, उस तरह कि पहले के लोग क्या बोलते थे कि आकाशगंगा ये हो गया, मतलब लाइट का समूह है ना, इसलिए इसको आकाशगंगा कहा गया है, ठीक है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है आकाशगंगा। आकाशगंगा कोई नाम देने के पीछे कारण है कि कोई भी चीज़ को हम लोग देखने की स्थिति देखने के बाद उसको नाम देते हैं। कोई देखना कोई जैसे कि कोई भी हम स्थिति के अनुसार हम कुछ भी नाम कोई दे देता है, ठीक है ना। चलिए, पढ़ा था आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनता है। हम मिलकर बोलते हैं वर्ल्ड बोल दिए थे, या फिर ब्रह्मांड बोल सकते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो इस प्रकार हम क्या बताएं, लाखों करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती है दोस्तों, एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। एक ब्रह्मांड का, लोग तुरंत बोलते हैं हम ब्रह्मांड घूम के आ गए। तो दोस्तों ब्रह्मांड को घूमने के लिए कोई को पीढ़ी जो खत्म हो जाएगा, ये समझना नहीं है। लोग मुंह से बोल देते हैं कि हाँ हम पूरा ब्रह्मांड घूम गए, आप एक ही जगह में बैठल हैं। लोग बोल देते हैं कुछ और, लेकिन ब्रह्मांड का नाम लेना बहुत ही, समझ लिए कि बहुत कठिन बात है। ब्रह्मांड घूमना तो दूर की बात, ब्रह्मांड तो बहुत दूर की बात है, बोलना और करना बहुत अंतर है। ब्रह्मांड निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशाल की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। ब्रह्मांड की विशाल कल्पना करना अत्यंत कठिन है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो क्लास है, जो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपको बहुत मज़ा आया होगा। जो अभी आपको हम डिटेल्स में चर्चा कर दिए सौरमंडल के बारे में, सौरमंडल क्या है, सौरमंडल क्यों पढ़ते हैं, सौरमंडल में क्या होता है। अगर सौरमंडल रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कोई भी एग्जाम में, तो आप आसानी से एग्जाम का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ये चैप्टर आपको हम कल बताएंगे दोस्तों, ठीक है। ये लेसन 2 हम कल बताएंगे आपको। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, बाय।